साहित्य संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज हम समकालीन हिंदी कविता के अंतर्गत संकलित अज्ञे द्वारा लिखी हुई हमारा देश कविता को समझने का प्रयास करेंगे। कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है। कविता के शीर्षक पर प्रारंभ में ध्यान देने पर यह पता चलता है कि कवि जिस देश की बात कर रहा है वह देश उसका अपना तो है ही, साथ ही वह देश के अन्य नागरिकों को भी इसी देश का हिस्सा मान रहा है। और जिन नागरिकों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह कविता लिखी है उसका उल्लेख कविता के कलेवर में आपको बाद में दिखाई देगा। यह कविता 6 फरवरी 1949 को लिखी गई है। इसका मतलब हुआ कि लगभग आज़ादी के 2 साल बाद, और रांची से मुरी नामक स्थान की यात्रा करते हुए कवि जब बस में यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने यह कविता लिखी थी। रांची झारखंड में है और झारखंड का जो क्षेत्र है वह आदिवासी क्षेत्र माना जाता है। कविता की शुरुआत करने से पहले हम संस्कृति और सभ्यता इन दो शब्दों और अवधारणाओं पर बात कर लें तो अच्छा होगा, क्योंकि कविता में जिस बात को कहा गया है वह सभ्यता और संस्कृति के संघर्ष का और द्वंद्व का आधार बना है। संस्कृति में हम आदर्शात्मक बातों को सीखते हैं। संस्कृति हमारे आदर्श, हमारे आचार विचार, रहन सहन, खान पान इत्यादि बातों को लक्षित करते हुए चलती है। संस्कृति को सहज अनुकरण के आधार पर सीखा जाता है और उसे आगे भी बढ़ाया जाता है। सभ्यता यांत्रिक हुआ करती है। सभ्यता को हम दूसरी जगहों से प्रेरणा लेते हुए अपना भी सकते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि हम दूसरे क्षेत्र या दूसरे देश की सभ्यता की बातों को अपना सकते हैं, लेकिन दूसरे देश या दूसरे क्षेत्र की संस्कृति को हम अपना नहीं सकते। संस्कृति अनेक उप संस्कृतियों में भी बटी हुई होती है, लेकिन सभ्यता सार्वभौमिक होती है, एक होती है। जैसे हल चलाना हमारी संस्कृति का अंग है, लेकिन ट्रैक्टर से खेती करना सभ्यता का अंग हो सकता है। बैलगाड़ी से यात्रा करना हमारी संस्कृति का अंग है, लेकिन मोटरगाड़ी से यात्रा करना हमारे सभ्य होने का प्रमाण है। और मोटरगाड़ी से भी आगे की स्थिति यदि बात की जाए तो रेलगाड़ी या फिर वायुयान के द्वारा यात्रा करना हमें और अधिक सभ्य बनाता है। सभ्यता क्योंकि भौतिकता पर आधारित होती है और यांत्रिक विकास पर आधारित होती है, इसलिए सभ्यता में अधिक से अधिक सुख सुविधाओं और अधिक से अधिक विज्ञान पर आधारित यांत्रिक विकास हुआ करता है। कविता के मूल कलेवर को हम देख लेते हैं। इन्हीं तृणफूस छप्पर से ढके ढुलमुल गवारू झोंपड़ों में ही हमारा देश बसता है। कवि जोर देकर कहना चाहते हैं, इन्हीं शब्द को आप अगर ध्यान से देखें तो यह निश्चयात्मक रूप से किसी वस्तु की ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि जो घास और फूस से बने हुए छप्परों से ढके हुए झोंपड़े हैं, इन्हीं झोंपड़ों में हमारा देश निवास करता है, हमारे देश के नागरिक बसते हैं। ढुलमुल शब्द का अर्थ है डगमग, हिलता हुआ, क्योंकि झोपड़े पक्के मकान की तरह नहीं होते, कच्चे मकान होते हैं,
इसलिए वो हिलते डुलते भी रहते हैं। गवारू शब्द का अर्थ यहाँ पर मूर्ख नहीं है, गवारू शब्द का अर्थ है गांव का। जो भाषा विज्ञान को जानते हैं उन्हें पता है कि शब्दों के अर्थ परिवर्तन हो जाया करते हैं। गवारू शब्द का मूल अर्थ है गांव का। इन्हीं गांव के झोंपड़ों में ही हमारा देश बसा करता है। और वो गांव के झोंपड़े कैसे हैं, इसे विशेषण शब्द ढुलमुल के द्वारा बताया गया है। और वो उससे भी अधिक उसकी विशेषता बताई गई है कि वे झोंपड़े तृण फूस छप्पर से ढके हुए। तो कुल मिलाकर तृण फूस छप्पर से ढके ढुलमुल गवारू, यह पूरा पदबंध एक विशेषण पदबंध का काम कर रहा है और पूरी तरह से हमारे देश के झोंपड़ों की विशेषता बता रहा है। पहले बंध में एक शब्द आया है झोंपड़ों में ही। अब यह ही शब्द भी निश्चयात्मक रूप से किसी बात की ओर संकेत कर रहा है। कवि को पूरा विश्वास है कि इन झोंपड़ों में ही हमारा देश बसता है। जब हम निश्चय की स्थिति में होते हैं तो हम शायद इत्यादि का शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु कवि ने यहां प्रयोग किया है झोंपड़ों में ही। अर्थात कवि निश्चयात्मक रूप से यह कह रहे हैं कि इन्हीं झोंपड़ों में ही हमारा देश बसता है। देखिए, जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय की भारत की जो कल्पना है और उस समय भारत की जो स्थिति थी उसका हमें सहज अंदाजा, सहज अनुमान इस कविता के द्वारा हो जाता है। महात्मा गांधी ने ऐसे ही नहीं कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में ही बसती है। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में ही आज निवास करती है। भारत में आज भी जो शहरीकरण देखने को मिला है, उस शहरीकरण के अनुपात में अधिक जनसंख्या आज भी गांवों में ही निवास करती है। तो पहले बंध का कुल मिलाकर अर्थ यह हुआ कि घास फूस से बने हुए, छत से ढके हुए, इधर उधर हिलते हुए, डगमगाते हुए झोंपड़ों में ही, गांव के झोंपड़ों में ही हमारा देश, हमारे देश के नागरिक निवास करते हैं। दूसरा बंद देखें, इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के उमगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। इस बंध में ढोल, मादल और बांसुरी, यह तीन संगीत शास्त्र के यंत्रों का उल्लेख हुआ है। संगीत शास्त्र में 4 प्रकार के वाद्य यंत्र माने गए हैं। पहला है तत्वाद्य यंत्र, अर्थात तार वाले वाद्य यंत्र जैसे कि एकतारा, वीणा इत्यादि। दूसरा है सुशिर वाद्य यंत्र। इसका अर्थ है कि जो हवा भरकर बजाए जाते हैं, हवा द्वारा जिनसे संगीत की ध्वनि पैदा होती है, जैसे कि बांसुरी, शहनाई, पुंगी इत्यादि। अगला है अवनद्ध वाद्य यंत्र। अवनद्ध का अर्थ है कि जिनका मुंह बंद कर दिया गया हो। चमड़े से मढ़े हुए वाद्य यंत्र इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि ढोल, नगाड़ा और स्वयं मादल भी। इसके अतिरिक्त चौथा घन वाद्य यंत्र आते हैं जो धातु से निर्मित होते हैं, जैसे कि चिमटा, खड़ताल, मंजीरा इत्यादि। आप देखेंगे कि कवि ने यहाँ पर ढोल, मादल और बांसुरी 3 वाद्य यंत्रों का उल्लेख किया है। ढोल आप सभी जानते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं। मादल एक मिट्टी का बना हुआ वाद्य यंत्र है, चित्र में आपके सामने है, जिसे झारखंड प्रदेश के निवासी गले में टांग कर बजाते थे और आज भी बजाते हैं। और यह चमड़े से ऊपर, चमड़े की खाल को इसके ऊपर मढ़ दिया जाता है
तब यह तैयार होता है। वैसे मादल को भगवान शिव और पार्वती का प्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है। भगवान शिव स्वयं संगीत के बड़े उपासक रहे हैं। उनके हाथ में डमरू, वीणा का निर्माण भी उन्हीं ने किया है। और वीणा का निर्माण करते हुए कहा जाता है कि उन्होंने मां पार्वती को सोई हुई अवस्था में जब देखा तो उन्होंने उसी आकार के अनुकरण पर एक वाद्य यंत्र निर्माण करने का उनके मन में विचार आया। और आप स्वयं भी अगर वीणा को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कोई स्त्री सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से लेटी हुई है। बिल्कुल वैसा ही चित्र, वैसी ही कल्पना आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगी। बांसुरी आप सभी जानते हैं, बांस से बनी हुई होती है और विभिन्न छेदों के माध्यम से इसमें से हवा निकलती है, तब संगीत की ध्वनि पैदा होती है। तो बांसुरी शुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आ गया है। मादल और ढोल अवनद्ध वाद्य यंत्र के अंतर्गत आ गया है। 2 प्रकार के वाद्य यंत्रों का यहां पर उल्लेख है। एक बात और लक्षित करने वाली यह है कि धातु और तार से पहले की जो स्थिति है उसमें 2 ही प्रकार के वाद्य यंत्र संभव थे, एक शुशिर वाद्य यंत्र और दूसरा अवनद्ध वाद्य यंत्र। यानी सभ्य होने से पहले संस्कृति की प्रारंभिक अवस्था के जो वाद्य यंत्र रहे होंगे, इसका अनुमान हम सहज लगा सकते हैं कि वे शुशिर और अवनद्ध वाद्य यंत्र ही रहे होंगे। और कवि यहां पर संस्कृति की उसी पूर्व अवस्था के वाद्य यंत्रों का उल्लेख कर रहा है, क्योंकि धातु के विकास के साथ भौतिकता का, आधुनिकता का विकास माना जाता है। कवि कहते हैं कि इन्हीं के ढोल, मादल, बांसुरी के उमगते सुर में, उमगने का अर्थ है कोई चीज जब किसी वस्तु के अंदर भर जाए और वह इतनी अधिक मात्रा में भर जाए कि उसे बाहर निकलना पड़े, तो उसका अर्थ होगा उमगना। ऊ का अर्थ है ऊपर उठना। किसी भी वाद्य यंत्र में जब संगीत और ध्वनि इतनी अधिक पैदा हो कि वह उसके अंदर न रह सके, उसे बाहर निकलना पड़े, तो उस स्वर को उमगता हुआ स्वर ही कहेंगे। हमारी साधना का रस बरसता है। अब इस वाक्य में साधना शब्द विचार करने योग्य है। सामान्य रूप से हम साधना का अर्थ लेते हैं सिद्धि करना, तपस्या करना, हठ योग करना, योग करना, भक्ति करना। लेकिन यहां पर साधना, क्योंकि सांस्कृतिक पक्ष को दिखाने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहां साधना का अर्थ है कि इस क्षेत्र विशेष में व्यक्तियों ने काल के लंबे प्रवाह में जिन विचारों को, जिन आदर्शों को, जिन नैतिक मूल्यों को स्थापित किया है और जो मानवीय जीवन की श्रेष्ठ बातें उन्होंने तैयार की हैं, वह साधना का परिचायक है। आश्चर्यजनक रूप से कवि ने संगीत के द्वारा ही एक क्षेत्र और एक देश की जितनी भी श्रेष्ठ बातें वहां पर तैयार हुई, निर्मित हुई, विकसित हुई, उसको साधना का अंग बता दिया है, साधना का रस बताया है। संगीत अपने आप में, क्योंकि ध्वनि पर आधारित है और यह फिजिक्स के नियमों को आधार बनाकर ही कार्य करता है, संगीत से हम किसी भी देश के सांस्कृतिक विकास का सहज रूप से पता लगा सकते हैं। जैसे आप किसी देश के संगीत को सुने, अगर वह बहुत धीमा है, सरल है, कर्णप्रिय है, कानों को सुनने में अच्छा लगता है और आपको अभिभूत कर देता है, आपके शरीर को निश्चल कर देता है, तो समझिए कि वहां पर सांस्कृतिक रूप से बहुत अधिक विकास हुआ है। लेकिन आप पाश्चात्य संगीत को जब सुनेंगे तो वहां की ध्वनि बड़ी तीखी, बड़ी बेमेल सी आपको दिखाई देगी और उस संगीत की ध्वनि आपको बहुत तीखी भी
लगेगी, जो सीधा हमारे शरीर पर चोट करता है। यही कारण है कि बांसुरी की धुन को सुनने के पश्चात व्यक्ति बिल्कुल जड़ होकर रह जाता है, बिल्कुल निश्चल हो जाता है। उसका शरीर उस तरह से हरकत नहीं करता जिस तरह से पाश्चात्य संगीत को सुनकर हम थिरक उठते हैं। इन्हीं के ढोल, मादल, बांसुरी के उमगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। यह लोक संगीत इन्हीं लोकवाद्यों के साथ मिलकर हमारे देश की सांस्कृतिक साधना रस को बरसाता है, उसके मर्म को बरसाता है, उसकी अंतरतम की विशेषताओं को दिखाता है। अगला बंद देखें। इन्हीं के मर्म को अनजान शहरों की ढकी लोलुप विशैली वासना का सांप डसता है। पिता के प्रारंभ के 2 बंधों में हमारी लोक संस्कृति का उल्लेख है और अंतिम 2 बंधों में भारत की जो सभ्यता विकसित हो रही थी उस समय, उसका उल्लेख है, जिसे हमने पश्चिम से उधार लेकर अपने ऊपर ओढ़कर जीना सीख लिया था या सीख रहे थे। इन्हीं के मर्म को अनजान। अब इस भारतीय साधना जो कि सांस्कृतिक साधना है, उसका जो मर्म है, जो रहस्य है, जो भेद है, उससे अनजान होकर, यानी उसको जाने बिना हमारे भारतीय शहरों में विषैली इच्छाओं का जो सांप है निवासियों के मन में, नागरिकों के मन में, जो कि बहुत स्वार्थी है, लोलुप है, वह सांप भारत की इसी सांस्कृतिक साधना को डस रहा है, जहरीला कर रहा है, मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है। तीसरे बंद की दूसरी पंक्ति में शहरों की ढकी लोलुप विशैली वासना का सांप। अब ढकी शब्द बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है। हमारे मन के अंदर जितनी भी विशैली इच्छाएं होती है, हम उन्हें कभी प्रकट नहीं करते, उन्हें ढक कर रखते हैं। और सांप दूसरे को काटने का काम करता है, जहरीला होता है। बिल्कुल यह सभ्यता जो हमने अपना रखी है जहरीली है, दूसरों को चोट पहुंचाने का काम करती है। और हमारी स्वार्थ भरी विशैली इच्छाएं हमने ढक रखी है अपने हृदय के अंदर, कवि ये कहना चाहता है। चौथा बंद देखें। इन्हीं में लहरती अल्हड़ अयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। अब संस्कृति एक ऐसी चीज है जिसे हम चाहें तो भी हटा नहीं सकते। हम चाहे कितनी ही दूसरी देशों की सभ्यताओं को ओढ़कर आचरण करने लगें, लेकिन हमारी संस्कृति हमारे आचरण में कहीं ना कहीं प्रकट होती ही है। इन्हीं में लहरती अल्हड़ अयानी संस्कृति, इसी वातावरण में, इसी देश में, अयानी का अर्थ है भोला, जो भोली संस्कृति है, जो हमारी लोक संस्कृति है, उसकी दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। आधुनिक और पश्चिम सभ्यता का जो भूत हमारे सर पर सवार है, वह हमारी गांवों की सांस्कृतिक विरासत और उसकी साधना के श्रेष्ठ तत्वों का मजाक उड़ा रहा है, उस पर हंस रहा है। लेकिन विशेष बात यह है कि यह भोली संस्कृति फिर भी किसी अल्हड़ किशोरी की भांति लहरा रही है और आनंद से उमंगित है, आह्लादित है। लेकिन फिर भी कवि ने शब्द प्रयोग किया है दुर्दशा। दुर्दशा इसलिए है कि संस्कृति की जो श्रेष्ठ बातें थी वो सभ्यता के अधिक प्रयोग के कारण हम उसे छोड़ते भी जा रहे हैं। हमारे आचरण से वो बातें लुप्त भी होती जा रही हैं और जैसे जैसे हम अधिक सभ्य बनने की ओर जा रहे हैं, हमारे हृदय की नैतिकता, हमारे हृदय की संवेदनशीलता
ये सभी कुछ खोती जा रही है। कुल मिलाकर कविता में मुख्य चिंतन बिंदु भारत की सांस्कृतिक विरासत को बचाने का है और पश्चिम की या भौतिकता से भरी हुई जिस सभ्यता को हम अधिक से अधिक प्राप्त करने की और उसका आचरण करने की जो होड़ हमारे अंदर लगी हुई है, उसके नुकसान को भी बता रहे हैं। कविता के विशेष के रूप में पहले बंध में आप लिखेंगे कि झोंपड़ों की विशेषता तृणफूस छप्पर से ढके ढुलमुल गवारू, इस विशेषण पदबंध के द्वारा दिखाई गई है। कविता में संस्कृति की प्रारंभिक अवस्था के ढोल, मादल और बांसुरी जो कि सुशिर अवनद्ध वाद्य यंत्रों में शामिल हैं, उनको दिखाया गया है और संगीत को ही सारे देश की सांस्कृतिक पहचान के रूप में बताया गया है। इसके अतिरिक्त वह संस्कृति अल्हड़ अयानी है, लेकिन फिर भी आह्लादित है, खुश है। यहाँ पर हमें मानवीकरण अलंकार का आभास हो रहा है और सभ्यता का भूत जब हंसता है तब भी, क्योंकि भूत एक वायवीय चीज है, एक सूक्ष्म चीज है, एक हवा है जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। सभ्यता भी भूत की तरह हमारे दिमाग पर चढ़ी हुई है, जबकि हमें संस्कृति को अपनाना चाहिए, उस संस्कृति को जिसका मजाक सभ्यता उड़ा रही है। अंत में आप विशेष के रूप में यह भी लिख सकते हैं कि कवि अज्ञे ने गांधी जी की तरह भारत की आत्मा को गांव में बसा हुआ दिखाया गया है। ढके और ढुलमुल, इन दो शब्दों में ढ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। मुझे लगता है आप सभी को यह कविता और इसका भाव समझ में आ गया होगा। आपके बहुमूल्य विचारों को जानने के लिए मैं उत्सुक रहूंगा। कमेंट्स में आप लिख सकते हैं और हमारे साहित्य संवाद नाम के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक ज्ञान का लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।